हेलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैट एंड ग्रेविटेशन चैप्टर और उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, समय को बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट साइन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं, प्लस का क्यू और माइनस का क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी पर ये लोकेटेड है। A third small point charge is to be balanced at point P by the electrostatic force due to these two charges, the point P। तो आपसे बोला है कि हम इनके बीच में तीसरा चार्ज कहां पर रखें, दैट इज Q नॉट को हम कहां पर रखें। अगर दोनों के बीच की सेपरेशन में L ले लेता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहे, तो आपको याद होगा कि अगर ये डिस्टेंस x है तो आपके पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है रूट ऑफ Q1 इंटू एल अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2। अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट है, अगर ये प्लस है और ये माइनस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि यहां पर एक प्लस का Q है और एक माइनस का Q है, तो अगर आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि अगर आपके दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक प्लस का Q और एक माइनस का Q, तो आपको इनके बीच या इस पूरी लाइन पर ऐसी कोई भी लोकेशन नहीं मिलेगी जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो या न्यूट्रल पॉइंट हो। तो आंसर आएगा हमारे पास नन ऑफ दीज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर देखोगे, आपको दे रखा है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है हैविंग ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अलोंग द वाई एक्स एक्सिस। आपको दे रखा है ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा। आपसे पूछा है द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम सी टू ए। तो सी से ए लाने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप सबको याद होगा इस केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं सी से ए आऊंगा तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, दैट इज 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाय R1। और अगर मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो Q इंटू डेल्टा वी होता है। तो मुझे एक्चुअली C से A पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वर्क डन टू मूव फ्रॉम C टू A, वर्क डन टू मूव फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगा, दैट इज Q इंटू डेल्टा वी एंड दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी इज 2k लैम्डा ln ऑफ। अगर मैं यहां पे बात करूंगा, अगर आप C से A ला रहे हो तो गौर से सुनना, अगर मैं C से A ला रहा हूं तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये बनेगा आपके पास दैट इज इक्वल्स टू, पहले डिस्टेंस है 2a और बाद में a हो गई, दैट इज 2a डिवाइडेड बाय a। तो ये जो आंसर आने वाला है वो आपके पास आएगा दैट इज Q इंटू 2, k को क्या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं इंटू लैम्डा ln2। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास दैट इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ln2। और 1/2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये एक्चुअली आपके पास बनेगा दैट इज Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln√2। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए। तो यहां से लैम्डा और आएगा दैट इज लैम्डा, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए। यहां से अगर आप देखोगे तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दो शॉर्ट डाइपोल दे रखा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। दो शॉर्ट डाइपोल हैं, दो प्लेस रखे हुए हैं इस तरह से, दोनों के बीच की डिस्टेंस r दे रखी है। द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज U इज इक्वल टू माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अगर मैं P2 डाइपोल के दो कंपोनेंट करूं तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू P2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज P2 sin थीटा। क्लियर है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो P2 sin थीटा अगर देखूंगा तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इसकी वजह से आएगी। वो कैसे निकालोगे, इसकी वजह से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं
तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज 2k p बाय आर क्यूब, दैट इज 2k p इज p2 cos थीटा बाय आर क्यूब। क्या मैं बोल सकता हूं इस डाइपोल की वजह से यहां पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पे जो डाइपोल है उसकी वैल्यू P1 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस का Pe cos थीटा, दैट इज P इज P1, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास 2k P1 cos थीटा अपॉन आर क्यूब इनटू इन दोनों के बीच का एंगल है 0, दैट इज cos 0। ये आंसर आएगा, तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज माइनस का 2k P1 P2 cos थीटा बाय आर क्यूब। ये आंसर आना चाहिए, दैट इज माइनस का 2k P1 P2 cos थीटा बाय आर क्यूब। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन डाइपोल का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है अ डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और हमने यहां पर एक डाइपोल रख दिया। आप सबको पता होता है डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर ये डाइपोल की डायरेक्शन है यानी ये माइनस का क्यू चार्ज होगा और ये प्लस का क्यू चार्ज होगा। अगर मैं यहां पर बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं ये प्लस का क्यू इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इसके प्लस को रिपेल करेगा। तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो मेरे पास एक नॉन चार्ज कंडक्टर था इस पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अगर कंडक्टिंग बॉडी है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जितना पोटेंशियल सेंटर पर होगा उतना ही ए पर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, द पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। तो रेदर की मैं ए पे पोटेंशियल निकालूं मैं ओ पे पोटेंशियल निकालूंगा और ओ पे पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इंड्यूस चार्ज की वजह से ओ पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो जितना प्लस का क्यू उतना माइनस का क्यू इक्वल डिस्टेंस पर, तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। सिर्फ आएगा किसकी वजह से, आएगा डाइपोल की वजह से। और किसी भी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है, तो जैसे अगर मान लो ये एक डाइपोल है तो इसकी वजह से इसकी एक्सियल लोकेशन पर अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आती है आपके पास दैट इज Kp बाय आर स्क्वायर। कितना आता है, Kp बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी दैट इज Kp बाय आर। आर ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब ये आर कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या मैं यहां से cos फाई बोल सकता हूं? क्लियर होगी बात। और cos फाई को कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको ये फाई दे रखा है तो यहां से अगर कैलकुलेट करें वैल्यू को तो आपके पास बनेगा ये आर है, अच्छा ये आर है, सॉरी ये आर दे रहा है ना, ए पे निकालना है बिल्कुल। तो ये अगर आर है तो यहां से इस आर की टर्म में लिख सकते हो बिल्कुल, इसको आर डैश बोल देता है। तो ये बनेगा Kp बाय आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश कैसे निकालोगे, क्या मैं यहां से cos फाई बोल सकता हूं, cos फाई इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड आर डैश की वैल्यू आएगी आर अपॉन cos फाई। तो ये बनेगा Kp अपॉन आर अपॉन cos फाई। ये एक्चुअली आंसर आएगा। तो यहां से ये स्क्वायर ऊपर आ गया, ये बनेगा Kp cos स्क्वायर फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जितना पोटेंशियल ए पर है उतना ही ओ पर होगा। और अगर मैं ओ पे पोटेंशियल की बात करूं तो ओ पर जो पोटेंशियल है वो इंड्यूस चार्ज की वजह से 0 होगा और डाइपोल की वजह से आएगा Kp बाय आर डैश का स्क्वायर। आर डैश को आर की टर्म में लिखा, हमारा आंसर आ गया। यहां से चेक करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर बी होना चाहिए बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द टू लाइट स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L। इनिशियली डिस्टेंस जो है वो d है and apart due to the mutual repulsion the charges begins to leak from the both sphere at the constant rate। अब इसमें बोला है जब स्फीयर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं विद द वेलोसिटी v, x डिनोट कर रहा है उनके बीच की डिस्टेंस को, तो v कितना होगा। कुछ ऐसा है, मान लो ये दो स्फीयर है, इस पे भी चार्ज q है और इस पे भी चार्ज q, ठीक है, ये कहानी है। अब किसी इंस्टेंट पर इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है x और धीरे धीरे लीक होता जा रहा है, इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन कम होता जा रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या मैं बोल सकता हूं ये अगर ये थीटा है तो यहां पर इस पर एक तो फोर्स mg लग रहा होगा, एक यहां पर लग रहा होगा, दैट इज k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर।
और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या मैं यहां से टेन थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं ना। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बनेगा आपके पास दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। सही है। और क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी है तो क्या मैं बोल सकता हूं टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा, और टेन थीटा जब साइन थीटा के बराबर है तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये लेंथ एल है तो दैट इज इक्वल टू एक्स बाय टू एल, दिस इज एक्स बाय टू। यहां से अगर कैलकुलेट करूंगा ना तो आपके पास एक्चुअली वैल्यू कितनी आएगी वो आप निकाल सकते हो। देखो के कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, 2l कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली जो क्यू स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्यू स्क्वायर का 2q और क्यू का डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी टी। आपको क्या दे रखा है? द रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो ये हट गया, भी एक कॉन्स्टेंट है, 3 भी कॉन्स्टेंट है, तो एक्चुअली क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। और क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो Q है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 है। इसको यहां पे पुट करें तो Q इज x टू द पावर 3/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इंटू वी। और अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा v की वैल्यू एक्स स्क्वायर की दूसरी साइड ले जाओ तो यहां से आपके पास एक्चुअली v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2 ये आए। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। आपसे यही पूछा है जो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर है वो x यानी दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उस पर कैसे डिपेंड करेगा, तो आंसर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि एसिडिफाइड वाटर है फ्रॉम ए सर्टेन रिजर्वायर केप्ट एट ए पोटेंशियल v फॉल्स इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। तो मेरे पास एक एसिडिफाइड वाटर है, स्मॉल ड्रॉपलेट की फॉर्म में है, और हर एक की रेडियस जो है वो r है। तो इस तरह की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आर रेडियस की। अगला, थ्रो अ होल इनटू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस ए। तो भैया ये जो है वो एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस ए है, इसमें ये इकट्ठा होता जा रहा है। स्फीयर जो है वो इंसुलेटेड है एंड इनिशियली जीरो पोटेंशियल है, ड्रॉप्स जो है वो कंटिन्यू फॉल करती है स्फीयर में और आधा फुल हो जाती है। तो भैया ये कुछ ऐसा हो गया। ये कुछ इस तरह से होगा। तो आपसे पूछा है कि भाई स्फीयर का कितना पोटेंशियल होगा। तो मान लेता हूं हर एक ड्रॉप पे जो चार्ज है वो है Q, और आपको पोटेंशियल दे रखा है कि जो पोटेंशियल है इनका V है। तो क्या मैं बोल सकता हूं हर एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज KQ बाय R। इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो क्या मैं बोल सकता हूं इस स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा V डैश वो होगा K, Q की जगह आएगा NQ अपॉन इसकी रेडियस हो गई है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो मुझे n कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब n पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो हर एक ड्रॉपलेट है उसकी वॉल्यूम जो होगी वो 4/3 पाई आर क्यूब होगी, और ऐसी n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है और ये हाफ ऑफ द स्फीयर को फिल कर रही है, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इंटू ए क्यूब। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से 3 चला गया, 2 पाई से 2 टाइम्स चला गया, तो एक्चुअली बना ए क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब इंटू एन। तो यहां से n की वैल्यू आ गई आपके पास, n इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन 2r क्यूब। बस इसको उठा के यहां रखना है, तो आपके पास आया v डैश इज इक्वल टू, क्या मैं के क्यू को v इंटू आर लिख सकता हूं? के क्यू इज इक्वल टू v इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटू एन, एन इज ए क्यूब अपॉन 2r क्यूब। ये आंसर आना चाहिए। तो आपके पास यहां से देखोगे v, एक r से r और एक a से a चला गया, तो ये आया a स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2r स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2r स्क्वायर। यहां से अगर आप देखोगे तो कौन सा आंसर आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपको दे रखा है द 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एट ए डिस्टेंस r इन द एयर। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज दे रखे हैं आपको, सपोज मान लो ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों के बीच की सेपरेशन R है, तो इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो F दे रखा है आपको
k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एट कैपिटल आर, तो हमने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है अब वो कितनी हो गई, कैपिटल आर। सही है। सच दैट अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 4F है और इसको एक मीडियम में रख दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स हो गया 4F इज इक्वल टू K, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। क्लियर है, ये बनेगा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इधर देखो, क्या मैं यहां से f की वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं, एक बार रखते हैं, दैट इज 4 इंटू एफ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बन गया ना कैपिटल आर। और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना आपके पास, दिस इज 4 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इज 16 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आपके पास एक्चुअली बना कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आ गया तो आपके पास आया स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 इज 64, तो यहां से कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय 8, ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर आएगा r बाय 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको दे रखा है द 3 डाइपोल्स हैं और एक सर्किट रखे हुए हैं, तो 3 डाइपोल्स ईच ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज p आर प्लेस्ड टेंजेंशियली ऑन ए सर्किल ऑफ द रेडियस r। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रखे हुए हैं, डायरेक्शन भी दे रखी है बढ़िया से। ये जो डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है, ये जो डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो डाइपोल है वो इस डायरेक्शन। आपको पूछा है सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सबसे पहली चीज, क्या मैं बोल सकता हूं इस डाइपोल की बात करें तो ये जो डाइपोल है उसके लिए ये लाइन कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, इसको ई बोल देता हूं। ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो इसके लिए जो आएगा वो यहां से, ये इधर है तो इसके परपेंडिकुलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर आएगा अगेन कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए अपोजिट आएगा अगेन कितने डिग्री पर आएगा, 30 डिग्री पर आएगा। मतलब यहां से परपेंडिकुलर आएगा तो इधर है तो इधर आएगा, और अगर परपेंडिकुलर आएगा इसके तो ये ऐसे है ना, तो इसके परपेंडिकुलर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 60 डिग्री पर है, और इस डायरेक्शन में इसके नीचे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो भी 60 डिग्री पर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 60 और 60 120, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ई ही आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो 2E आने वाला है। और E की वैल्यू कितनी होगी, अगर इक्वेटोरियल लोकेशन है तो E की वैल्यू Kp बाय आर क्यूब होती है, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ इज Kp बाय कैपिटल आर क्यूब। तो Kp बाय 2 Kp बाय कैपिटल आर क्यूब, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द चार्ज q टचेस अ इनफाइनाइट लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन इट्स वेलोसिटी इज मोर देन। आपको दे रखा है कि अगर ये एक इनफाइनाइट लार्ज शीट है तो आप सबको पता है इसकी वजह से सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और हमने अगर यहां से v वेलोसिटीज फेंका है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और वेलोसिटी कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो यहां से यहां तक वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे वर्क डन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैं यहां पर बात करूं फोर्स की, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फोर्स लग रहा होगा। और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो ये बनेगा माइनस का q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी।
ये वर्क आ गया, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वी की वैल्यू आ गई, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। ये आंसर आ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा यहां से कितना आ रहा भाई, अच्छा 2 तो गया ना भाई, 2 गया, तो सिग्मा क्यू सिग्मा डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी आंसर आना चाहिए मेरे भाई, तो यहां से देखोगे सी आंसर है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एक पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम ट्रेवल थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी फ्रॉम द रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा। अच्छा भाई कैसे निकालोगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर पार्टिकल जो है वो वी पोटेंशियल डिफरेंस से फ्रॉम द रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो एक्चुअली उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, दैट इज क्यू इनटू वी, and this is equals to this amount of energy will be in a form of kinetic energy and that will be equals to p square by 2m। खत्म हो गया। यहां से अगर मैं मोमेंटम की बात करूंगा तो मोमेंटम आएगा अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी, तो अंडर रूट ऑफ 2m क्यूबी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका पोटेंशियल भी है, तो ये शेल हो गई जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसका जो पोटेंशियल है वो है वी। अगला, एट ए पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, अच्छा इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इस यहां से 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल वी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 सेंटीमीटर का मतलब इस स्फीयर के अंदर, और क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो जितना पोटेंशियल अंदर होगा उतना ही सरफेस पर होगा। तो अगर मान लो इसमें चार्ज Q है तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ बाय R, दैट इज 10, और जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा और इसकी वैल्यू V दे रखी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे पूछा है सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी यहां से 15 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर पूछा है, और अगर आप बाहर आ गए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, तो यहां पर पोटेंशियल अगर V डैश है तो ये बनेगा KQ बाय R, दैट इज KQ बाय 15। तो अगर मैं यहां से KQ की वैल्यू निकालूंगा, ये आएगा 10 इंटू वी, दैट इज 10 इंटू वी डिवाइडेड बाय 15, आंसर आएगा दैट इज 2V बाय 3। तो आंसर आएगा V डैश इज इक्वल टू 2V बाय 3, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, एक हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस R है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड ए पॉइंट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज V। अब आप ऐसे समझो, ये मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इस पे चार्ज है Q। अब इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, तो सरफेस इसकी रेडियस R है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ बाय R, और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर 3r, तो सेंटर से 3r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा KQ बाय 3r। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V1 माइनस V2 दैट इज V, एंड दैट इज इक्वल्स टू KQ बाय R माइनस KQ बाय 3r। तो दिस इज 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2 बाय 3 KQ बाय R, इक्वेशन नंबर 1। अगला, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है एट डिस्टेंस 3r, तो यहां से 3r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि बाहर आ गए तो ये पॉइंट चार्ज होगा, दैट इज KQ बाय 3r का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। क्या मैं KQ को 3rV बाय 2 लिख सकता हूं, तो 3rV बाय 2 इंटू ये बनेगा 9r स्क्वायर, तो एक R से R चला गया और ये चला गया यहां से, दिस इज V बाय 6r, ये आंसर आएगा इसका। और यहां से अगर आप देखोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूंगा, आपको दे रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस का E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो माइनस का E वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dr को डेल्टा r लिख सकते हैं। तो आपसे बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज 0 एट x इक्वल्स टू 0, इट्स वैल्यू एट x इक्वल्स टू x कितनी होगी।
तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस इज ई नॉट, और कितना चल रहे हैं हम एक्स, याद है वी इनिशियल इज 0, तो आंसर आएगा माइनस का ई नॉट इंटू एक्स, माइनस का ई नॉट इंटू एक्स, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक कंडक्टर दे रखा है जिसमें एक इलिप्सॉइडल कैविटी है इस कर्व बिटवीन अ परफेक्ट कंडक्टर, और आप सबको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल आउटर चार्जेस, अंदर इफेक्ट 0 रहता है, कंडक्टर की जो सरफेस रहती है वो इक्विपोटेंशियल रहती है। तो पहला हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया था सेंटर ऑफ द कैविटी, ए एंड बी पॉइंट ऑफ द कैविटी सरफेस एज शोन इन फिगर। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द ए इन द कैविटी इज इक्वल टू द नियर बी, तो गलत है यार ये स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर ए स्क्वायर, एंड बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अलग अलग है भाई, तो ये तो गलत है। दूसरा चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली आता है सिग्मा इंटू आर इज कॉन्स्टेंट। तो आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा तब जाके चार्ज डेंसिटी सेम होगी। अगर आप देखोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, और अगर ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो ए की चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो सिग्मा ए कम होगा और सिग्मा बी ज्यादा होगा, तो यहां से ये ऑप्शन भी गलत है। सी द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, बिल्कुल सही है। कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्वी पोटेंशियल होती है, तो पोटेंशियल बराबर होगा। एंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द कैविटी इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है भाई, सरफेस ऑफ द कैविटी। अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू मी इसके दो आंसर आने चाहिए, आंसर सी और डी होना चाहिए। तो आंसर शायद इसमें दे रखा है आपको ए, लेकिन आंसर आएगा सी और डी, आंसर है सी एंड डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल हॉलो कैविटी इज मेड इनटू अ लीड स्फीयर ऑफ ए रेडियस आर। तो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर दे रखा था, उसमें हमने एक स्फेरिकल कैविटी को निकाल दिया सच दैट इट्स सरफेस टचेस द आउटसाइड सरफेस ऑफ द लीड स्फीयर। ये कैविटी की सरफेस जो है वो आउटर सरफेस को टच कर रही है। द मासेस ऑफ द स्फीयर बिफोर द हॉलोइंग, तो इसका टोटल मास कैपिटल एम था। ठीक है भाई, स्फीयर है तो क्या मैं बोल सकता हूं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और जो कैविटी है उसकी रेडियस r बाय 2 है तो उसका मास m बाय 8 हो जाएगा। अगर रेडियस r बाय 2 है तो मास m बाय 8 हो जाएगा, तो इसका मास m है तो इसका मास हो जाएगा m बाय 8। अगला इसने बोला है विद व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी hollowed out lead sphere will be attracted by a small sphere of the mass m। तो इसको ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इसकी वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे बोल सकता हूं इस कंप्लीट की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के इसकी वजह से फील्ड को माइनस कर, तो इस कंप्लीट m मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा gm बाय डी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसकी वजह से तो इसका सेंटर यहां पर होगा, और d की वैल्यू 2r दे रखी है, ये डिस्टेंस जो है वो r है, तो ये r हो गया, ये r बाय 2 हो गया। तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास दैट इज 2r माइनस r बाय 2, तो दिस इज 3r बाय 2। तो इसकी वजह से यहां पे कितना फील्ड माइनस करना पड़ेगा, दैट इज जी m की जगह m बाय 8 और r की जगह आएगा 3r बाय 2 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली जो आपके पास आएगा ये बनेगा gm बाय आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लेता हूं, d की जगह आएगा 2r का स्क्वायर, यानी यहां पर बचेगा 1 बाय 4 माइनस यहां बचेगा 1 बाय 8 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया 2। तो यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो एक्चुअली आपके पास बाहर आया gm बाय 2r स्क्वायर, ये बनेगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 9, तो 9 में से हो गया ये वो 7/18, तो ये बना एक्चुअली gm बाय 2r स्क्वायर इंटू 7 बाय 18। तो ये फील्ड की वैल्यू आई, और अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स क्या होगा, इसके मास को इसके फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्चुअली ये आंसर आने वाला है हमारे पास दैट इज 7g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 इज 36 r स्क्वायर। तो ये आंसर होना चाहिए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
आपको दे रखा है यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास आपको दे रखा है कैपिटल एम, ये स्मॉल, ये √3r डिस्टेंस पर एक स्फीयर से फ्रॉम द सेंटर ऑफ a uniform sphere of the mass small m just below the sphere as shown in figure where radius capital R is the radius of the ring as well as that of the sphere, दोनों की रेडियस बराबर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा रिंग पर बाय द रिंग ऑन द स्फीयर। एक काम करते हैं, रिंग की वजह से यहां पर फील्ड निकाल लेते हैं। रिंग की वजह से जो फील्ड होता है उसकी एक्सिस पर उसका फॉर्मूला होता है gmx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/। तो अगर मैं इस रिंग की वजह से यहां पर फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा gmx, x इज √3r अपॉन r² प्लस x², तो ये बनेगा 4r² की पावर 3/2। ये आ गया मेरे पास फील्ड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से इसका रूट लोगे 2r और इसका क्यूब करोगे तो 8r³ बन जाएगा। तो ये बनेगा gmr अपॉन 8r³। और क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया? इसको अगर मैं इस रिंग की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया और अगर मैं इसको स्फीयर के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स आएगा से स्मॉल है, कर लेते हैं भाई। आपको करना कुछ भी नहीं है, ये बना फील्ड दैट इज √3 gm अपॉन 8r²। इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आना चाहिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो √3 g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8r², आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ टू होमोजेनियस स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी of the same surface mass density at their respective center in a ratio of 4:3। तो भैया ये मान लो इसकी सरफेस मास डेंसिटी सेम है, तो सेम है भाई, तो सिग्मा मान लेते हैं। लेकिन इसकी रेडियस मान लेता हूं आर है और एक दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर बी, इसकी सरफेस मास डेंसिटी भी सिग्मा है। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, आप सबको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है gm/r। जी मास होता है डेंसिटी और शेल है, क्या है? शेल है। तो मास को कैसे लिखोगे? मास को लिखोगे सरफेस मास डेंसिटी दैट इज सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन आर। तो ये उड़ गया, दैट इज g सिग्मा 4πr। ये पोटेंशियल आ गया। तो अगर मैं पोटेंशियल का रेशियो देखूंगा तो ये कांस्टेंट 4π कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इंटू आर। और सिग्मा भी अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल ऑफ ए अपॉन पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी एंड दैट इज अ रेशियो ऑफ 3/4। अगला पॉइंट, अब हमने क्या किया? दोनों को कोलैप्स कर दिया। नाउ इफ द टू शेल्स आर कोलैप्स इनटू अ सिंगल वन सच दैट द सरफेस मास डेंसिटी रिमेन द सेम, तो इसको हटा के हमने एक सिंगल बना दी तो उसकी भी सरफेस मास डेंसिटी सेम है। तो सरफेस, अगर मैं बात कर रहा हूं सरफेस मास डेंसिटी की, क्लियर है? तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल अगर मास को कंपेयर करूं तो मास कंजर्व रहेगा, तो मास आएगा सिग्मा इंटू एरिया, दिस इज 4πr' बोल देते हैं, नया स्फीयर जो बन रहा है ये उसका मास हुआ। एंड दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πra² प्लस सिग्मा इंटू 4πrb²। सिग्मा 4π ये गया, तो r' इज इक्वल टू ra² प्लस rb²। प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, रेशियो निकालना, तो एक काम करता हूं आर ए को 3 ले लेता हूं, आरबी को 4 ले लेता हूं, तो ये बना 3² प्लस 4² दैट इज इक्वल टू 5²। r' जो आया वो आया 5। आपको निकालना है द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट ऑफ द न्यू शेल। अगर मैं न्यू शेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो पोटेंशियल ऑफ न्यू शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r' टू द ए। तो पोटेंशियल ऑफ न्यू शेल अपॉन पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू r' अपॉन ए की रेडियस। तो r' आया 5 और ए की रेडियस है 3, तो आंसर आएगा 5/3। आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये सी रहेगा 17 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। आपको एक बॉडी है जिसका मास m इज लिफ्ट अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो एक्चुअली क्या किया हमने, एक बॉडी को लिफ्ट अप किया उसकी सरफेस से, तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का जी कैपिटल एम। अगर इसका मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है
तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू अ हाइट 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस। यहां से जो है वो हमने 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस इसको उठा दिया। तो एक्चुअली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी U2 जो होगी होगी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, सेंटर से डिस्टेंस हो गई 4r। तो ये पहले इतना था, फिर यहां तक पहुंच गया। तो आपसे ये पूछा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो अगर मैं बात करूं U1 माइनस U2 की, तो ये बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और दिस इज ये कॉमन आ गया 1 माइनस 1/4। तो आंसर आएगा 3/4 ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। इतना आंसर आएगा। एक काम करें, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसको कैपिटल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 3/4 जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम इंटू आर। और ये वाली जो टर्म बनेगी वो बनेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आंसर आएगा आपके पास 3/4 ऑफ mgr। तो 3/4 ऑफ mgr आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है इफ न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैव सम डिपेंडेंस ऑन द रेडियस अदर देन 1 अपॉन। आप सबको पता है फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये बोल रहे हैं अगर इसको फॉलो ना करके ये जो फोर्स है वो सपोज 1 अपॉन आर टू द पावर n हो जाए, और जो n है वो 2 ना हो, बस उसके अलावा कुछ भी हो, तो किस किस लॉ पर फर्क पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ जो कैपलर सेकंड लॉ है वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारे लॉस चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट लॉ में मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कराते हैं, क्योंकि अगर फोर्स की डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी, वहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और ऐसा होने से ऑर्बिटल रेडियस चेंज हो जाएगी, तो नेचर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, ये डिपेंड करता है। आर चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन सेकंड लॉ जो है वो अनचेंज रहेगा, तो आंसर आएगा सेकंड लॉ। तो 19 का आंसर आएगा सेकंड लॉ। उसके बाद आते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है दो स्मॉल बॉल है ऑफ मास m ईच आर सस्पेंडेड बाय साइड टू साइड। तो आपको दिख रहा होगा दो बॉल हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों के बीच की सेपरेशन a है, और फाइनली अट्रैक्ट करने की वजह से a माइनस x हो गई। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आपसे यही पूछा है कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक नीचे लग रहा होगा mg, और एक ये अट्रैक्ट कर रहा होगा Fe फोर्स से। अगर मैं यहां से एंगल की बात करूं तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और टेन थीटा कितना होगा, क्या टेन थीटा को वेक्टर को इसको नीचे ले जाए तो दैट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय mg हो जाएगा। f कितना होगा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो लगेगा आपके पास g m स्क्वायर अपॉन r। r आएगा दोनों के बीच में सेपरेशन, दैट इज a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन mg। एक m से m चला गया, तो आंसर आ गया। यहां से अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ gm अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी। ये आंसर आना चाहिए, दैट इज mg अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ ए फिक्स रिंग ऑफ द मास m। तो सपोज ये एक फिक्स रिंग है, इसका मास m है, और ये इसकी एक्सिस है, इसकी रेडियस r है। कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट, दैट इज 2r डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस हो गई 2r, और इसकी रेडियस r है। फ्रॉम द सेंटर O स्मॉल पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द P। तो यहां से स्टार्ट करता है, ये स्मॉल पार्टिकल है, मास मान लो स्मॉल m, और ये कहां पहुंचता है, सेंटर पर पहुंचता है। तो ऑब्वियस सी बात है कितनी स्पीड गेन कर लेगा, तो बाय द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं यहां से यहां मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो मैं लिखूंगा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी रिंग की वजह से, यहां पोटेंशियल होगा माइनस का जी कैपिटल M अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर मैं इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, प्लस यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल्स टू, जब सेंटर पर पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ m v स्क्वायर, और जब सेंटर पर पहुंचेगा तो इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल आएगा माइनस का gm बाय r इंटू, अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर जाके किसमें कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में। क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यहां पर बचेगा 1 माइनस दिस इज 1/√5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। यहां से अगर आप देखोगे तो m से m चला गया और ये 2 ऊपर आ गया, तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r 1 माइनस 1/√5। ये कुछ आंसर होना चाहिए।
तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है क्वेश्चन नंबर 21। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करोगे तो क्या दे रखा है, एक सैटेलाइट कैन बी अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लेनेट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। अगर मैंने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट को डबल कर दिया, सैटेलाइट जो है वो एक कैन बी नाउ इन ए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। तो भैया पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टी होता है 2π√r³ और एक बार मैं इसको 2π/ω से कंपेयर करूं तो जो ओमेगा आता है वो आता है √Gm/r³। तो क्या मैं बोल सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये है भाई, तो पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा हो गई तो 2 ओमेगा इसका होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r' बोल देते हैं। दोनों को डिवाइड कर दो, अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो दिस इज 1/4 इज इक्वल्स टू r'³ तो यहां से r'³ इज इक्वल्स टू r³/4, तो r' इज इक्वल्स टू r/4 टू द पावर 1/3। ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन 22 का आएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करोगे तो दे रखा है आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 3600,000 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है टाइम पीरियड ऑफ ए स्पाई सैटेलाइट कितना होगा जो फ्यू 100 किलोमीटर्स है अबव द अर्थ सरफेस, यानी नियर टू द अर्थ सरफेस है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या मैं बोल सकता हूं t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस कितनी है 36,000 किलोमीटर का स्क्वायर। और टाइम पीरियड ऑफ द स्पाई तो मैं बोल देता हूं दैट इज t² और ये रेडियस अर्थ की सरफेस के नियर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6400 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आया 24/t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 64,000 का होल स्क्वायर। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गया। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये चला जाएगा आपके पास, आपको दिख रहा है ये 4 से जा रहा है तो 4 से ये जाएगा 90 और 4 से ये आएगा 16 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉरी क्यूब है ना, क्यूब बनेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज t² इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा 24 का स्क्वायर इंटू 16³ अपॉन 90³। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू लगभग 2 आवर्स आती है। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस आर। तो भैया सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसकी रेडियस आर है और इसको हम एस्केप वेलोसिटी के टाइम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा, तो मान लो सरफेस से पूछा है फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से मान लेते हैं h हाइट तक ये पहुंच गया और जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो सरफेस से लेके उस पॉइंट तक मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं तो सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², पोटेंशियल इज -kg, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू, जब यहां पर पहुंचेगा काइनेटिक 0, पोटेंशियल माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन h, ये आ जाएगा। अगर यहां से देखोगे तो ये वाली टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई और इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा ½ v इज एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी होते है √2gm/r, स्क्वायर करोगे तो 2gm/r, ये बना आपके पास माइनस का gm/r इज इक्वल टू माइनस का gm/h। तो यहां से ये भी उड़ गया और ये 2 से 2 भी चला गया, तो ये बना आपके पास k²/r माइनस 1/r माइनस का 1/h। अगर ये मैं यहां से 1/h की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं 1/h इज इक्वल टू 1/r कॉमन लिया, दिस इज 1 माइनस 1/k²। और अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 1/h इज इक्वल टू 1/r, ये बनेगा k² माइनस 1 अपॉन k², तो h की वैल्यू आएगी r, सही है ना। अच्छा यहाँ पे k² माइनस 1 ही आ जाएगी भाई, तो r आएगा h इज इक्वल टू r अपॉन k² माइनस 1 ना, तो दिस इज इक्वल टू 1/r 1 माइनस k², ये आ जाएगा।
तो यहां से अगर आप h कैलकुलेट करोगे तो h आएगा r अपॉन 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो यहां से देखोगे तो r अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इज सी ऑप्शन। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो आपको दे रखा है अज्यूम दैट द मून इज ए स्फीयर ऑफ द सेम मीन डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ, यानी जो मून की डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी के बराबर है, लेकिन इसी जो रेडियस है वो 1/4 यानी 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है। आपसे पूछा द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द मून कितना होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम की, यानी सेकंड पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें, तो आप सबको टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो पता होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय जी। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो लेंथ है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। सही है? तो अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, आप सबको पता है कि ग्रेविटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज gm बाय आर स्क्वायर, और अगर मैं मास को लिखना चाहूं डेंसिटी की फॉर्म में, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है? यहां से अगर आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये रो कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो एक्चुअली जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। तो मैं बोल सकता हूं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रेडियस को 1/4 कर दूंगा तो लेंथ भी 1/4 हो जाएगी, ये मेरा आंसर आएगा। और लेंथ आपको दे रखी है अर्थ पर जो दे रखी है दैट इज 99.2 डिवाइडेड बाय 4। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24.8 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। चलो क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू द कंडक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। भाई जरूरी नहीं है, जब भी दो बॉडीज को हम कनेक्ट करते हैं, दो कंडक्टिंग बॉडीज को कनेक्ट करते हैं बाय कंडक्टिंग वायर या टच कराते हैं, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। और अगर ये दो स्फेरिकल बॉडीज हैं तो जो चार्ज बढ़ता है दोनों बॉडीज में वो रेडियस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है। तो चार्ज इक्वली आधा आधा तभी बढ़ेगा जब रेडियस बराबर होगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज, गलत है। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है चार्ज इनवेरिएंट होता है, तो ये भी गलत है भाई। सी, द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मैटर ऑल्दो द मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट द चार्ज, बिल्कुल सही है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है उस पर मास भी होगा, लेकिन किसी बॉडी पर अगर मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, तो सी ऑप्शन सही है। एंड अगला, बिटवीन द टू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा सी और डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 27, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर फिक्स एट द पॉइंट ऑफ, अगर आप देख रहे होंगे यहां पे दिया हुआ है तो दो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एक माइनस क्यू यहां पर है दैट इज 0, ए पर, और दूसरा है माइनस क्यू 0, माइनस ए पर। अब मैंने क्या किया, यहां से एक चार्ज को छोड़ा है दैट इज 2a, 0 से, और ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज प्लस का क्यू नॉट चार्ज है, ये क्यू दे रखा है आपको। तो क्यू के बारे में ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेट रिजल्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये धीरे 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 इस डायरेक्शन में पहुंचेगा। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद ये और आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे जाएगा अब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वेलोसिटी इधर, फोर्स पीछे, तो इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो एक्चुअली क्योंकि ये स्पैन बहुत बड़ा है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो इसको हम एसएचएम ना बोल के ऑसिलेशन बोलेंगे। पहला, एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, गलत है। एट ओरिजिन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सही है। मूव्स टू इंफिनिटी, गलत है। एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सही है। तो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो आंसर बी और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ r। आप सबको पता है कि व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो आपके पास आता है दैट इज k q r अपॉन r।
एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जब हम स्फीयर के अंदर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जब हम स्फीयर के बाहर होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो पहला इंक्रीजेज इन आर फॉर द आर इज लेस देन आर, बिल्कुल सही है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, गलत है भाई। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट, सही। तो आंसर आना चाहिए इसका ए और सी ऑप्शन, तो आंसर आएगा ए और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following quantity depends on the choice of zero potential और zero potential energy? मतलब आपसे पूछा ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। आप सबको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल और एनर्जी निकालनी है तो वो एक रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम ये भी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होगा। तो बी और डी जो है वो रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होगा और ए और सी रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो ई का फॉर्मूला आता है माइनस का डीवी बाय डी आर, और dv बाई डी आर को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हम बिल्कुल सही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी प्लेस जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। बी तो गलत है भाई, ऑब्वियस सी बात है। सी, ओ भाई क्या हो गया इसको, सी पर आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स अ यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही होती है। The force per unit charge is defined as electric field. तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला, the force an electron will experience there, गलत है भाई, फोर्स अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। आंसर आना चाहिए ए और सी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। The electric field produced by a positively charged particle placed on a xy plane is 7.54 7.234 ik plus 3jk at a point 3,3 and 100 ik at a point 2,0। अभी तक अगर ये एक्सिस है और अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो एक्चुअली 2,0 पे रखा है, तो इस पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसकी वैल्यू 100 पर न्यूटन पर कूलाम है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कहीं यहीं पर रखा होगा एक्स एक्सिस पे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस आ रही है। और अगर ये 2,0 है तो मान लेते ये x,0 हो गया, तो इनके बीच की जो सेपरेशन हो गई वो हो गई दैट इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई करूं तो पहली इक्वेशन मेरे पास आएगी दैट इज के क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁴ एंड दैट इज इक्वल टू 100। ये मेरा, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनी दैट इज के क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻⁴। ये पहली इक्वेशन बन गई। अगला, दूसरा एक पॉइंट आपको दिया हुआ है दैट इज 3,3 पे, तो मान लेते हैं ये है, ये हो गया 3 और ये है 3, सही है मेरे भाई। तो इस 3,3 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको पता है, और अगर आपको 3,3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, देखो ये दे रखा है यहां से ऐसा, और अगर ऐसा है तो ये एंगल आप निकाल सकते हो दैट इज थीटा। तो अगर ये थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया ये तो हुआ टोटल 3, और अगर ये 3,0 है और ये x,0 है तो ये लेंथ हो गई दैट इज 3 माइनस एक्स। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो क्या मैं यहां से tan थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज इक्वल टू 3/3 माइनस एक्स। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन कितनी है दैट इज इक्वल टू 3/4 tan थीटा ई वाई बाई एक्स। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर ले गए तो दैट इज 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी -1, यानी जो आपका चार्ज रखा हुआ है वो -1,0 पे रखा हुआ है। तो पहला, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज -2, गलत है भाई। द चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, सही है। अगला,
चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल सकते हो कैसे, x की वैल्यू -1 आ गई, यहां पे रखते हैं, k की वैल्यू आपको पता है दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, ये -1 तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁴, ये कैंसिल आउट हुआ। अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्यू की वैल्यू आएगा आपके पास, ये चला गया 10⁻², इधर गया तो ये 10⁻11, तो बना 10⁻11 या Q इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻12 कूलम, बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो ओरिजिन भैया ये जो चार्ज है वो एक्चुअली आपका -1,0 पर है, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो V इज इक्वल टू K Q आपको पता है दैट इज 10 इंटू 10⁻12 अपॉन R इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻²। सही है। यहां से अगर आप देखोगे ना मेरे भाई तो यहां से ये बचा -2 से -2 और ये 10 से 10, तो आंसर आएगा 9 वोल्ट। सही है, डी भी सही है, तो आंसर जो है वो बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो बी सी डी होना चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो भाई अगर ये आपको यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है r, तो इसकी सरफेस से कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर पर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 100, तो इस पॉइंट पर यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो पोटेंशियल होगा इस पे चार्ज अगर q है तो KQ अपॉन r प्लस 5 और यहां पोटेंशियल है 100, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 10⁻², तो यहां पे लिख देता हूं 10⁻²। सिमिलरली KQ अपॉन R प्लस 10, सरफेस से 10 है ना भाई, और यहां पे जो पोटेंशियल है वो 75 है, तो दैट इज 75 इंटू 10⁻²। दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा 10⁻², क्यों लिख रहा हूं, उसका लॉजिक ये है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसलिए मैं उसको यहां ले गया। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको दिख रहा होगा R प्लस 10 अपॉन R प्लस 5 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 75 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4/3। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट इज 3R प्लस 30 इज इक्वल्स टू 4R प्लस 20, तो यहां से R की वैल्यू आ गई 10, तो रेडियस आ गई मेरे पास 10। तो पहला रेडियस तो कहीं पूछा ही नहीं है भाई, अगर रेडियस आ गया लेकिन आप यहां पुट करके चार्ज निकाल सकते हो, तो K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q इज चार्ज अपॉन R प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, तो दैट इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻²। ये चला गया, यहां से चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास Q इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए तो दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, दैट इज 5/3 इंटू 10⁻9, तो ये सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला पोटेंशियल एट द सरफेस, अगर मैं पोटेंशियल एट द सरफेस की बात करूंगा तो दैट इज के वी इज इक्वल्स टू KQ बाय R, K इज 9 इंटू 10⁻9, Q इज 5/3 इंटू 10⁻9 और रेडियस है 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻²। आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई, यहां से 10⁻1 बचा तो ऊपर गया तो 10 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हुआ आपके पास 9 इंटू 5 इज 50, ये 10 में कन्वर्ट हो डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 इंटू 50 इज 150, तो भैया सही है। तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो E होता है KQ बाय R स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं KQ बाय R इंटू 1 बाय R, और KQ बाय R की वैल्यू अभी निकाली है 150 डिवाइडेड बाय R इज रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻², तो ये आएगा आपके पास 1500 न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही है, या वोल्ट पर मीटर। एंड द लास्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, तो आप सबको पता है सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है, सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ द सरफेस होता है, और सरफेस का पोटेंशियल अगर 150 है इंटू 3/2, तो ये हुआ 75 इंटू 3 दैट इज 225। सही है भाई, डी भी सही है, आंसर ABCD आना चाहिए, यहाँ पे शायद बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसको सही कर लो, आंसर इज ABCD। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको 4 शॉर्ट डाइपोल दिए हुए हैं, सबका डाइपोल मोमेंट P है, प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड A, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट एज शोन इन फिगर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ऊपर और नेट डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो भैया 2P हो गया, कैसे, ये P ऊपर ये P नीचे कैंसिल आउट, P और P मिला के 2P,
इतना आसान है। अगला, मुझे सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मेरे भाई? इस केस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डाइपोल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर मैं P के दो कंपोनेंट करूं तो इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज P/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा P/√2। इसके दो कंपोनेंट करोगे, इस डायरेक्शन में आएगा P/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा P/√2। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट करोगे, इस डायरेक्शन में आएगा P/√2 और इस डायरेक्शन में आएगा P/√2। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी करोगे, ये आएगा P/√2 और ये आएगा P/√2। सही है। अब आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि देखो इन चारों का इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, दोनों एक ही पॉइंट की तरफ दिखा रहे हैं। नेट इफेक्ट जो है वो इनका बचेगा, इसका 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 और इसका। और उसके लिए इसके लिए ये वाली लोकेशन कैसी है? इक्वेटोरियल। सिमिलरली इसके लिए इक्वेशन इक्वेटोरियल है, इसके लिए इक्वेशन इक्वेटोरियल, इसके लिए इक्वेशन इक्वेटोरियल है। जब कैलकुलेट करते हो तो इसके लिए आंसर जो आता है वो बी ऑप्शन आता है, तो आंसर आएगा इसका बी और डी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अ पॉइंट चार्ज Q इज विद इन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर। तो आपको ये रखा है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर है जहां पर हमने पॉइंट चार्ज Q रखा है। तो मुझे बताओ यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव Q आ जाएगा। जितना चार्ज रखा है उतना ही माइनस का इंड्यूस हो जाएगा और इस पर कैसा आ जाएगा? प्लस का Q। ये आ जाएगा। सही बात है मेरे भाई। अब कंसीडर अ पॉइंट P आउटसाइड द कंडक्टर एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा? तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पहला, ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज 0। इसने बोला है कि जो इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो वो कैसे करेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी, उसकी वजह से बाहर फील्ड 0 होता है। तो मैं बोल सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन इनर, इसका बाहर इफेक्ट 0 होगा। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, यानी इनर सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो माइनस का EQ होगा। जितना फील्ड इसकी वजह से बाहर आया ना उसका नेगेटिव, और इसकी वजह से बाहर फील्ड कितना आ रहा है? दैट इज KQ/R²। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है मेरे भाई, वैल्यू की, तो KQ/R²। तो पहला 0, ये तो गलत है। द ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज KQ/R'²। अच्छा Q यहां था ना, सॉरी ये R' आएगा ना मेरे, तो ये सही है। अगला, ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज KQ/R²। बिल्कुल सही है। अगर मैं बाहर वाले चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड निकालूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इस कंडक्टिंग सरफेस के बाहर है, तो इन दोनों का इफेक्ट तो 0, और ये बाहर चला गया तो ये पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, तो इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड आएगा वो आएगा KQ/R²। तो ये भी सही है। आंसर आएगा बी और सी। तो बी और सी आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको क्या दे रखा है? हमने एक टनल है जिसको डिग किया अलोंग द कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ R/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो आपको क्या दे रखा है? जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर एक टनल है। अगला, the wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from the one end of the tunnel, the pressing the force by the particle on the wall and the acceleration of the particle. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्टिकल यहां पर है। अगर पार्टिकल यहां पर है तो आप सबको पता है कि अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही होगी, ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा सेंटर की तरफ। अगर ये एंगल में थीटा ले लेता हूं तो mg के दो कंपोनेंट, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, जो नॉर्मल है वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, यानी वॉल जो प्रेसिंग फोर्स लगा रहा होगा वो mg sin थीटा के बराबर होगा। तो mg होगा इस पॉइंट पर ग्रेविटी की वैल्यू, और इस पॉइंट पर ग्रेविटी कितना होगा? अगर ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है तो यहां पर बनेगा G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r³ इनटू साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज R/2/r। तो ये तो कांस्टेंट आ गया।
स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और अगर ये कांस्टेंट है तो भैया प्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो बी आ जाएगा। अगला, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा जी कॉस थीटा, दैट इज जी कॉस थीटा। जी आएगा आपके पास जी एम आर अपॉन आर क्यूब, एंड कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस दिस इज एक्स, अगर मैं इसको एक्स लिख देता हूं तो कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर क्यूब, कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, याद आएगा। तो ये बनेगा जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, दैट इज जी एम अपॉन आर क्यूब, और अगर मैं एक्स लिखना चाहूं तो एक्स क्या बनेगा आपके पास, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर। तो जब आर की वैल्यू आर बाय टू के बराबर होगी तो जीरो होगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ये वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, तो यहां से सी ऑप्शन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन का सी ग्राफ आएगा, प्रेसिंग फोर्स का बी आएगा, आंसर बी और सी होना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर बी और सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया एक सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ इज इन ऑर्बिटिंग above the equator with a period of revolution is 1.5 hours. If it is a point P on the equator at the some time, it will be again at the point P. तो भैया आप ऐसा समझो, अर्थ जो हमारी है ना वो हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है with the angular velocity ओमेगा। दिस इज ओमेगा इज अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। अब हो सकता है सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ तो जो है भैया वो वैसे ईस्ट ट्रेवल करती है, रोटेट करती है, लेकिन सैटेलाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं। तो अगर मैं अर्थ को रोक दूं, यानी अर्थ के फ्रेम में जाऊं, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, अर्थ के फ्रेम में अगर बात करूंगा इस केस में, अर्थ को रोक दूं, तो यहां पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। और इस केस में अगर आप जाओगे अर्थ के फ्रेम में, तो ये रुक जाएगा और इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो ओमेगा रिलेटिव इस केस में आएगा ओमेगा एस प्लस ओमेगा ई। तो क्या मैं बोल सकता हूं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 पाई बाय, सैटेलाइट का टाइम इज 1.5 माइनस 2 पाई बाय 24, ये बनेगा। और इसी तरह से यहां से कैलकुलेट करोगे, दिस इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 24, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां से कैलकुलेट करूंगा तो 1 बाय टी इज इक्वल्स टू 24 को एलसीएम ले लेता हूं, दिस इज 3 बाय 2, तो यहां से आपके पास आएगा 16, ये बना 1, दिस इज 17 बाय 24, तो टाइम आएगा 24 बाय 17 आवर्स। और ऐसा कब लगेगा, जब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अपोजिट, यानी सैटेलाइट जो है वो ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल कर रहा है, तो सैटेलाइट अगर ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल कर रहा है तो 24 बाय 17 आवर्स लगेंगे, और अगर वेस्ट से ईस्ट कर रहा है तो देखो भैया कितना लगता है, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास आएगा 1 बाय टी इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं 24, ये बनेगा 16 माइनस 1, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 24, यहां से टी की वैल्यू आएगी 1.6, और टी अगर 1.6 आएगा जब वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करेगा, ये आंसर आएगा, आंसर होना चाहिए बी और सी। बिल्कुल। अगला एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वेट कर रहे हैं at the equator by a beam balance and a spring balance giving a reading of WB and WS respectively। अब इसी को मैं सेम मैनर में नॉर्थ पोल पे ले जाता हूं। तो होता क्या है, जब हम अर्थ की बात करते हैं और अर्थ के केस में, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व भी करती है, और अर्थ अगर मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, तो इसकी इक्वेटर से थीटा एंगल पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक्चुअली इफेक्टिव ग्रेविटी जो आती है, जिसको जी अपरेंट बोलते हैं, ये आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया पोल, तो अगर मैं बात कर रहा हूं एट पोल, तो पोल पर थीटा 90 हो गया, कॉस 90 0, तो पोल पर जो जी इफेक्टिव होता है, जी अपरेंट होता है, वो ग्रेविटी के बराबर ही होता है। मतलब आपको पोल पे आपको आपका एग्जैक्ट वेट मिलेगा। लेकिन अगर मैं एट इक्वेटर बात कर रहा हूं, एट इक्वेटर बात कर रहा हूं, तो जी अपरेंट जो है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो, अपरेंट का वेट कम हो जाएगा आपका। तो भैया अगर आप बीम बैलेंस की बात कर रहे हो, तो बीम बैलेंस को तो एक्चुअली ग्रेविटी से कोई लेना देना ही, तो टॉर्क बैलेंस पर बेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पोल्स पे ले जाओ चाहे आप इक्वेटर पे ले जाओ। तो पहला, अगर बीम बैलेंस की बात करो तो वेट एट द इक्वेटर एट वेट एट द पोल, द WB इज इक्वल टू WB डैश। क्लियर है। दूसरा,
अगर मैं पोल पर आ गया तो पोल पे तो भैया जी इफेक्टिव, घूमने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो ग्रेविटी के बराबर ही है। तो अब चाहे स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करो चाहे आप बीम बैलेंस से मेजर करो, तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो डब्ल्यू बी डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू एस डैश। और ऑब्वियसली पता है नॉर्थ पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो पोल्स पे अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पे रीडिंग भी ज्यादा होगी, तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो पोल्स पे ज्यादा रीडिंग देगा बजाय इक्वेटर। तो डी ऑप्शन भी सही है, आंसर आएगा ए सी डी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विल बी एस्केप। भैया अगर कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर ऑफ GM/r, और मुझे अगर इसको एस्केप कराना है तो इसकी वेलोसिटी को बनाना पड़ेगा √2GM/r। तो मुझे इसकी वेलोसिटी को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो दैट इज vs माइनस वी नॉट इज इक्वल टू अंडर ऑफ GM/r, दैट इज √2 - 1। तो इसकी स्पीड को √2 - 1 से बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, द स्पीड ऑफ द ऑर्बिट इज मेड 1.5 टाइम्स, गलत है, ए सही है। अगला काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है स्पीड अगर √2 टाइम्स से इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा ए और सी। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दिया हुआ है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड लेसर देन द एस्केप वेलोसिटी। अगर मैंने किसी भी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका है तो भैया वो किसी भी पाथ पे जा सकती है। हो सकता है मैंने उसको अर्थ की सरफेस के परपेंडिकुलर फेंका हो तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जाएगी और वापस आ जाएगी। तो पहला, द बॉडी कैन रीच टू अ सर्टेन हाइट एंड मे फॉल डाउन विद अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल सही है। दूसरा, हो सकता है इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो तो ये सर्कुलर पाथ पर भी जा सकती है। हो सकता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये एलिप्टिकल पाथ पर भी जा सकती है। और हो सकता है ये कुछ हाइट तक जाए और उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो ग्रेविटी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये पैराबोलिक पाथ पर भी जा सकती है। तो आंसर ए बी सी डी आना चाहिए, तो आंसर है ए बी सी डी। अगला, a double star system of the two stars of the mass m and 2m are rotating about their center of mass under their mutual gravitational attraction. If r is the separation between these two stars and their time period of the revolution, आप सबको पता है जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो होता है t = 2 पाई अंडर ऑफ r1 प्लस r2 का होल क्यूब अपॉन g, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो, r सेपरेशन ही लिख दो डायरेक्ट। तो t जो होता है वो होता है t = 2 पाई अंडर ऑफ r³ अपॉन g m1 प्लस, तो आपको दिख रहा है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ एंड t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻1/2। तो m⁻⁻1/2 एंड r⁻³ आंसर आएगा ए और डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर है भाई यहां तक? तो चलो, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।